नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या चल रहा है? अब तो हम लोगों ने अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है सब कुछ? कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है? कोई टेंशन की बात, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सब ठीक है? दिमाग सही है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। आपके सर को देखो, मई की गर्मी में मई की गर्मी में जब दुनिया परेशान है गर्मी से, आपके सर कोल्ड लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, टेंशन ही टेंशन है। किस बात की टेंशन है बेटा? कंसिस्टेंसी नहीं बन रही? क्यों नहीं बन रही? क्या वजह है? क्यों नहीं बन पा रही है? कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो साथ में? यही वजह होती है मेनली। और टेंशन लेने की क्या वजह है? किस बात की टेंशन होती है? मुझे तो ये नहीं समझ आता, किस बात की टेंशन लेते हो? आपके हाथ में कुछ है? हाँ, हाँ, कॉलेज के साथ डिफिकल्ट रहता है बहुत। हाँ बेटा, आई एग्री। बिल्कुल सही बात है। कॉलेज के साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नो डाउट। बट हाँ, कोशिश करी जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। और आपको फायदा भी मिलेगा कॉलेज के टाइम पे। अगर जुडिशरी की कोचिंग वगैरह को कंप्लीट कर लोगे तो क्या पता पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। हाँ, आरजीएस में भी अपियर होना है, सेमेस्टर एग्जाम को भी देना है। बिल्कुल सही बात है। दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पर घबराना क्यों है? अब देखो, एग्जाम देने का फैसला किसने लिया? आप लोगों ने खुद लिया कि मुझे एग्जाम में बैठना है या मुझे तैयारी शुरू करनी है। अब जब अगर कोई फैसला ले ही लिया है, अगर मैदान में कूद ही गए हो, तो फिर अब टेंशन क्या है? देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, क्लास के बाद पढ़ना नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। देखो, क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं किसी भी वजह से ये नहीं कह रहा कि क्लास कम इंपॉर्टेंट है। पर बच्चे हमेशा याद रखना, सेल्फ स्टडी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप खुद से समय नहीं दोगे तो केवल क्लासेस लेने से आपका कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। कॉलेज से डिस्टरबेंस हो रहा है, मैनेज करो। देखो, प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे काफी अच्छे दोस्त थे जो एलएलबी के टाइम पे मेरे साथ थे और जो तैयारी में थे। तो उन लोगों ने लाइब्रेरी का काफी अच्छा इस्तेमाल किया था। तो कॉलेज के अंदर अगर हैं, जैसे, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ कॉलेज में कितना कैसा सिस्टम चलता है। बट कई बार मैंने ये महसूस किया कि कॉलेज के अंदर भी हम लोगों को, अगर हम चाहें तो 1-2 घंटा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों वगैरह के साथ कम फिरें, थोड़ा सा कम घूमें, आधा घंटा घूम लें, उसके बाद लाइब्रेरी चले जाएं और वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो चीजें मैनेज होने लगेंगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 19 तक कवर हुआ है तो कवर कर लेना, एक संडे को खींच देना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आरजीएस का एग्जाम आप दे रहे हो, पहला अटेम्प्ट है, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि क्रैक करना ही करना है। कोशिश करेंगे, क्रैक होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या, एक्सपीरियंस तो होगा ही। सीखने को तो मिलेगा ही। वो एग्जाम का एनवायरनमेंट का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। क्रक्स पढ़ूं या नोट्स पढ़ूं या पीपीटी पढ़ूं, बहुत ज्यादा हो रहा है। बेटा, जो तुमको समझ में आ रहा है वो पढ़। चीजें तो बदल नहीं जाएंगी। जो लॉ है वो तो वो लॉ ही रहेगा, आर्टिकल है आर्टिकल ही रहेगा। वो तो बदल नहीं जाएगा। पीपीटी में भी वही लिखा है, क्रक्स में भी वही लिखा है। तो जो आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा हो। हाँ बेटा, अगर आप एग्जाम देना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आप सही से तैयार नहीं हो, तो एग्जाम दे दो। मैं पता क्यों बोल रहा हूँ? एग्जाम देने का फायदा आपको ये मिलेगा कि कल को जब तैयारी करके एग्जाम देने जाओगे तो आपको कम डर लगेगा, क्योंकि आपको पहले से एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है। पर आप पहली बार ही एग्जाम देने तब जाओगे जब आपकी पूरी तैयारी है, तो घबराओगे ज्यादा, डर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो जो तैयारी है उसमें पानी फिर जाए। तभी बोलते हैं ना कि एक बार घूम आओ, देख आओ कि क्या होता है, कैसे होता है चीजें। तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, थोड़ा डर निकल जाएगा। चल, आप शुरू करें आज का सेशन। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले सेशन के अंदर
फंडामेंटल ड्यूटीज तक कवर कर लिया था। अब दोस्तों यहां से, अब ये पॉइंट हम जहां पे खड़े हैं, वहां से जो टॉपिक आने वाले हैं वो सीधे सीधे ऐसे टॉपिक होंगे जहां पर आपको आंसर लिखना होगा अपने मेंस के अंदर। ठीक है, अभी तक तो देखो हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कैसे हो रहा है। अब सही मायने में हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है? हमारा पर्पस और टारगेट ये होगा कि कल को अगर वो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया तो हम उसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो आज आप ये देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्रेसिडेंट का टॉपिक। अब देखो प्रेसिडेंट का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इलेबोरेटेड टॉपिक है, और जो क्वेश्चन आते हैं प्रेसिडेंट पर ज्यादातर शॉर्ट नोट आते हैं जिसमें अलग अलग चीजें पूछ लेते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसीजर बता दो, कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं वो बता दो। तो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम बारी बारी से एक टॉपिक को पकड़ेंगे जैसे कि प्रेसिडेंट है, और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए बच्चों, हम लोगों को कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है, हम लोगों को बस कितना करना है कि हम लोगों को चीजें समझ में आ जाए और हम इतने लायक हो जाएं कि उन चीजों को हम लोग खुद से लिख सके। पहले तो मुझे बताओ फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर कि किस किस ने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी। कल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कौन कौन करके आया है, किसने कोशिश करी? और अगर एक पन्ना भी लिखने की कोशिश की है तो आपका काउंटिंग होगी, माना जाएगा कि आपने प्रैक्टिस की है। अगर बच्चे, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, जिस जिस बच्चे ने की है बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो बेटा। अगर नहीं भी की है किसी बच्चे ने तो मैं आपको बता दूं, आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको बच्चे उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं यही दिमाग में रख के आपको पढ़ा रहा हूं कि आप उसके ऊपर आंसर लिख पाओ। और अगर आप खुद से आंसर लिखने की कोशिश नहीं करोगे तो बच्चे मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लो कि मैं यहाँ पे आपको ज्ञान बांटने आया नहीं हूँ, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने नहीं आया हूँ, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपको ज्ञान देने आया हूँ, पीएचडी कराने आया हूँ। यहाँ पे मेरे आने का बहुत सिंपल सा पर्पस है कि आपका एग्जाम निकलना चाहिए, आप उन सवालों का जवाब दे सको जो आपसे कल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो हमको आपके साथ की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको हर चीज समझाऊंगा और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब बच्चे जो कह रहे हैं कि सर आप हमारे क्या कहते हैं आंसर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, कोशिश करो, आंसर अच्छा आने लगेगा, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब इस बात को अपने साथ प्रॉमिस करो आज से कि आज से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, वरना क्या होगा, करते करते सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे लिखा कुछ जाएगा नहीं और पूरी मेहनत 0/सन्नाटा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चलो आज के टॉपिक की चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम एक नया पार्ट शुरू करने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, which is going to be the part 5 of our Indian Constitution। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो पार्ट 5 है जिसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, ये है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। और इसके अंदर जो टोटल डिस्कशन रहेगा वो लगभग आर्टिकल 52 से लेके 78 तक का रहेगा, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे। तो काफी इलेबोरेटेड चर्चा रहेगी इस पूरे पार्ट के संबंध में जो हमारा पार्ट 5 है। आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है प्रेसिडेंट के बारे में, और प्रेसिडेंट इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिससे कम से कम आप ये मान के चलिए कि एक शॉर्ट नोट तो आएगा ही आएगा, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों जब भी हम लोग प्रेसिडेंट की चर्चा करेंगे तो उसका डिस्कशन बड़ी ही बेसिक सी बात से होगा। अब देखो एक और बात है आप लोगों के समझाने के लिए,
हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा उसके सीक्वेंस पर कि क्या चीज पहले बताई जा रही है और क्या चीज उसके बाद में बताई जा रही है। इस सीक्वेंस का बहुत महत्व होता है जब आप आंसर लिखते हो। कई बार आप आंसर तो अच्छा लिखते हो, आपका कंटेंट अच्छा होता है, पर उसके अंदर फ्लो नहीं होता है। तो उसके लिए आप देखना कि हम कैसे चीजों को कवर कर रहे हैं। जैसे जब भी हम लोग प्रेसिडेंट की चर्चा करेंगे, जब भी हम दी प्रेसिडेंट के टॉपिक की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमको मेंशन करना ही करना है वो आर्टिकल 52 होगा दोस्तों। और आर्टिकल 52 के अंदर बड़ी बेसिक सी बात की गई है और जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है शेल। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है? आर्टिकल 52 कहता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। मतलब हमारे भारतीय संविधान के अनुसार ये बेहद जरूरी है कि हर समय पर हमारे भारत देश का एक राष्ट्रपति हो, हमारा एक प्रेसिडेंट हो। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो कोई टेम्परेरी पोस्ट नहीं है, वो एक परमानेंट पोस्ट है। और परमानेंट पोस्ट तो मैं क्या बोलूं, ये एक ऐसी पोस्ट है जो हेड ऑफ द स्टेट बनाती है, जो हेड ऑफ द स्टेट बनाती है। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं, फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं। ये जो बातें मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें लिखनी है, नोट करनी है अपने नोट्स के अंदर। जो मैं बोलता रहता हूं ना कि पॉइंटर्स पॉइंटर्स पॉइंटर्स, वो यही है पॉइंटर्स जो आपको लिखने हैं। इन्हीं को इलेबोरेट करना होगा अपने एग्जाम के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बातें टोटल। एक, शब्द शैल का इस्तेमाल किया गया है, मतलब जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो कहीं जाने नहीं वाली है, वो हमेशा यहां पे रहेगी, मैंडेटरी पोस्ट है। दूसरा, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। और तीसरा, वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं। अब फर्स्ट सिटीजन की तो पहली सी छोटी सी बेसिक सी बात है कि वो एक पहला व्यक्ति है जिसको हम भारतीय नागरिक बोलते हैं। हम सब लोगों का नंबर तो बाद में आता है, पर ये जो हेड ऑफ द स्टेट वाली बात है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, एक शब्द इस्तेमाल होता है आमतौर पर प्रेसिडेंट के संबंध में जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल। ये आपने शब्द कई बार सुना होगा। हम अपने प्रेसिडेंट को बोलते तो हैं हेड ऑफ द स्टेट, पर बोलते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। कौन सा? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? जब हम आगे बढ़ेंगे, खासकर जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के जुड़े हुए प्रावधान पढ़ेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास कोई रियल पावर नहीं है। वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, पर वो केवल कागजों में हेड ऑफ द स्टेट है, पर उनके पास रियल पावर नहीं है। रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है और प्राइम मिनिस्टर के पास है। इसलिए जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं वो इस बात को बोलते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड है। पर दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों ही शब्द नॉमिनल या फिर रियल हमारे भारतीय संविधान में इस्तेमाल नहीं किए गए। ये केवल समझने के लिए है। आप अपने आंसर में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, पर भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में तो सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो जो भी काम भारत के नाम पर होता है वो प्रेसिडेंट के नाम का इस्तेमाल करके ही किया जा सकता है। ये होता है हेड ऑफ द स्टेट का मतलब। हाँ बिल्कुल, फॉर्मल हेड कह लो, नॉमिनल हेड कह लो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो सबसे पहला आर्टिकल 52 ये बेसिक सी बात करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो। अब इसके बाद अगला आर्टिकल देखिएगा दोस्तों, जो आर्टिकल 53 है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है। आर्टिकल 53 कहता है दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो वेस्ट करती है किसमें? प्रेसिडेंट में। एग्जीक्यूटिव पावर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर की। और कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर? यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर। और क्या कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किस में वेस्ट करती है दोस्तों? वो वेस्ट करती है प्रेसिडेंट साहब में।
अब दोस्तों देखिए, हम लोगों ने इस बात की चर्चा भी की थी जब हम लोग आर्टिकल 50 पढ़ रहे थे कि किसी भी देश के अंदर अलग अलग पिलर्स हैं। एक लेजिस्लेटिव पिलर है, एक एग्जीक्यूटिव पिलर है, एक जुडिशियल पिलर है। जो एग्जीक्यूटिव पिलर है, जिसका काम है कानून को लागू करना, जिसके अंदर हमारे भारतीय देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, वो जो है पूरी जो एग्जीक्यूटिव पावर है केंद्र की, वो सारी की सारी प्रेसिडेंट में वेस्ट होती है। प्रेसिडेंट उस एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करता है अपने नाम से। अब आगे चल के हमको पता चलेगा कि वो एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज तो करता है, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करता है, पर वो बात की बात है। पर अभी बस इतना सा समझो कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो पूर्णतः हमारे प्रेसिडेंट साहब के कंट्रोल में है। ये एक चीज है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो सुप्रीम कमांडर है। वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस के। किसके? डिफेंस फोर्सेस के। तो हमारी आर्मी हो गई, हमारा एयरफोर्स हो गया, या फिर हमारी नेवी हो गई, उसके सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं प्रेसिडेंट। तो ये जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब के डिस्पोजल पे रहती हैं हमेशा। ये दोनों बातें हमको कहां से सीखने को मिलती हैं? ये दोनों बातें हमको सीखने को मिलती हैं हमारे आर्टिकल 53 से। ठीक है, इसके बाद जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 54, और यहां से चर्चा अलग मोड़ ले लेगी, क्योंकि यहां पे जो डिस्कशन होगा वो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन का होगा। ध्यान से देखिए, आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन की, और इलेक्शन के संबंध में काफी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। तो थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा आपको समझाने के लिए इलेक्शन के संबंध में प्रक्रिया। ध्यान से सुनिएगा और समझते चलिएगा। देखिए दोस्तों, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब की, तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो है कि जो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। अभी इनडायरेक्ट होने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा को ले लो। अब लोकसभा में इतने लोग बैठते हैं, इनके बारे में इलेक्शन होता है, जैसे अभी चल भी रहा है। तो आप जैसे मेरे जैसे लोग जाते हैं, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं, और जिन लोगों को हम वोट डालते हैं वही चुन के लोकसभा में जाते हैं, और कई कल को वही लोग सरकार बनाएंगे। तो क्या है, लोकसभा के लिए तो क्या इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट है। हम लोग डायरेक्टली चुन रहे हैं अपनी सरकार को और उन लोगों को जो लोकसभा में बैठेंगे, कानून बनाएंगे। सही बात है। पर जहां तक दोस्तों प्रेसिडेंट साहब की बात है, जो प्रेसिडेंट है होते तो वो इलेक्टेड ही हैं, पर उनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि आप जैसे मेरे जैसे लोग उस इलेक्शन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर जिन लोगों को हमने चुना है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमने किनको चुना है? राज्य सरकारों को, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठे हुए हैं लोग, पार्लियामेंट के लोगों को, जो लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, इन सब लोगों को किसने चुना है? हम लोगों ने चुना है। तो ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये हमारे बिहाफ पे पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में। इसलिए बच्चे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, पहली चीज। अब दोस्तों जब मैं बोल दिया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो इसकी कोई प्रक्रिया भी होगी जिसको समझना जरूरी है। वो प्रक्रिया है इलेक्टोरल कॉलेज की। यहां से सवाल आएगा, ध्यान से सुनना। इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज किस फंडे का नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट होता है। और इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? इसके अंदर वो सारे लोग आते हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी लोग वोट डालेंगे, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में आता कौन कौन है उनको समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर पे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो भी एमपीज हैं, मतलब लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं, जो कि इलेक्टेड हैं,
जो कि इलेक्टेड है वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनते हैं। दूसरे नंबर पर जो भी एमएलएज हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं राज्यों में, सारे ही राज्यों में, वहां पे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनते हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर दोस्तों जो हमारा दिल्ली स्टेट है, एनसीटी ऑफ दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, और इसके अलावा जो पुडुचेरी है, यूनियन टेरिटरी, इनकी असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनते हैं। तो हमारे जो इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट होता है प्रेसिडेंट साहब की इलेक्शन के लिए, उसमें ये 3 कैटेगरी के लोग गिरते हैं। फटाफट से नोट कर लेना, यहां से मान लीजिए कि सवाल आने के चांसेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो कौन कौन हो गए? एमपीज हो गए जो इलेक्टेड हैं, एमएलएज हो गए जो इलेक्टेड हैं, और दिल्ली की विधानसभा और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसके जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड, वो हो गए। अब आप सभी सोचोगे सर हम समझ गए, एमपी समझ गए, एमएलए समझ गए, पर आपने सबके आगे ये इलेक्टेड इलेक्टेड क्या लिखा हुआ है? ये आपने इलेक्टेड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया हुआ है बार बार? इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप एक बात को याद रखिएगा, इस बात पे आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है। हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के लिए, इसमें केवल एमपीज वही पार्टिसिपेट करेंगे या एमएलएज वही पार्टिसिपेट करेंगे जो इलेक्टेड होंगे, ना कि नॉमिनेटेड। ना कि नॉमिनेटेड, इस चीज को मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ना कि नॉमिनेटेड। देखो हमारे राज्यसभा के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि प्रेसिडेंट साहब 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। पहले लोकसभा में भी ऐसी व्यवस्था होती थी कि 2 लोग जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे वो नॉमिनेट होते थे। विधानसभाओं में भी ऐसी व्यवस्था है कि गवर्नर साहब कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो भी लोग नॉमिनेट होकर एमपी बनते हैं या एमएलए बनते हैं, दोस्तों ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं। केवल वही एमपी, केवल वही एमएलए जो इलेक्टेड है, जो इलेक्टेड हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनते हैं। तो अगर मैं आपको उल्टे तरीके से समझाऊं तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, फिर वो चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, ये सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बात खत्म। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई है, मैंने इस पे बहुत एम्फसाइज किया है। ठीक है, ये है दोस्तों आपका आर्टिकल 54 जो इलेक्शन की प्रक्रिया की बात करता है। अब इसी से जुड़ा हुआ दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और इसको अगर आप पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हल्का फुल्का आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसके अंदर ना पैरिटी की बात की गई है। बहुत ध्यान से सुनना, अगले 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। किसकी बात की गई है? पैरिटी की बात की गई है। पैरिटी का मतलब क्या है दोस्तों? अब इतने सारे राज्य हैं हमारे देश के अंदर, कितने सारे राज्य हैं, सही बात है। अब दिल्ली भी है, पुडुचेरी भी है। अब इतने सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इतने सारे मेंबर्स हैं, तो हमको इन सभी के बीच में पैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी। पैरिटी डेवलप करने का मतलब क्या है? हर एक राज्य के बीच में पैरिटी होगी, और उस सारे राज्यों को मिला के, और जो हमारा मेंबर, जो हमारे एमपीज हैं, उनके बीच में पैरिटी होगी। किस तरीके से फंक्शन करेगा ये काम, मैं बताता हूं आप लोगों को। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भले ही सारे एमपीज जो इलेक्टेड है, सारे एमएलए जो इलेक्टेड हैं, वो सब के सब इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट तो बन जाते हैं, पर याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, जो नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं इन लोगों को, वो बराबर नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। कुछ मेंबर्स की जो वैल्यू होगी, जो वोट्स के नंबर्स होंगे, वो ज्यादा होंगे,
बाकी के मेंबर्स के जो वोट के नंबर्स होंगे, उनके वोट की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। और ये कैसे डिसाइड होता है कि किसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी? इसमें दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। दो फैक्टर्स के आधार पर डिसाइड होता है कि किसी भी मेंबर की वोट की वैल्यू कितनी है। पैरिटी का मतलब होता है बराबरी। अभी समझ में आ जाएगा, अभी बस सुनते चलो। ठीक है, कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग वोट की वैल्यू या वोट का नंबर किसी भी मेंबर का? हम देखते हैं नंबर 1 पे कि वो जो स्टेट है, जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, वो जो स्टेट है उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि उस स्टेट के अंदर टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स कितने हैं, कितने एमएलएज हैं टोटल, और डिवीजन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मानिए मुझे उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की वोट वैल्यू जाननी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मुझे पता लगाना है कि उसे कितने वोट मिलेंगे, मतलब कितने वोट वो कास्ट कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि यूपी की टोटल पॉपुलेशन लूंगा, उसको डिवाइड करूंगा जितने एमएलएज हैं यूपी के अंदर उससे, और यही प्रक्रिया मैं हर राज्य के संबंध में करूंगा, सारे राज्यों के संबंध में करूंगा बारी बारी से। और ऐसा जब मैं करूंगा तो मेरे पास सभी राज्यों के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इलेक्शन के अंदर, सबके वोट की वैल्यू मिल जाएगी, सबके वोट के नंबर्स पता चल जाएंगे। सही बात है, इस तरीके से मैं पता लगा लूंगा। अब मैं दूसरे स्टेप पे बढ़ूंगा कि जितनी भी स्टेट्स के ये जो सारे मेंबर्स हैं इनके वोट की जो भी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्टेट है उसके जो भी मेंबर्स हैं, प्लस बी स्टेट है उसके जो भी एमएलएज हैं, जो सी स्टेट है उसके जो भी एमएलएज हैं, इन सब की जो मिला जुला के वैल्यू है उसको मैं ऐड कर लूंगा, उसको मैं प्लस 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 करके ऐड कर लूंगा, और आखिरी में उसे डिवाइड कर दूंगा जितने भी एमपीज हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इलेक्टेड उनसे। इससे क्या होगा, इस सेकंड स्टेप को फॉलो करने से क्या होगा कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुझे इनके वोट की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हाँ, कंफ्यूजिंग है इसलिए बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है, इसे बस फॉलो करो जो लिखा हुआ है आपके सामने। सबसे पहले राज्यों में जो एमएलएज हैं उनकी वोट वैल्यू पता लगानी है, और हर राज्य के संबंध में हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे एमएलए से। इस तरीके से हर राज्य का निकल आ जाएगा। जब सारे राज्यों की वोट वैल्यू निकल आएगी, सारे मेंबर्स की निकल आएगी, सबको ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी एमपीज हैं उनके नंबर्स से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में मिला के जितने भी इलेक्टेड बंदे हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, ये जो एमपीज हैं इनके वोट की वैल्यू भी पता चल जाएगी। एमएलएस की तो पता चली गई पहले लेवल में, और एमपीज की पता चल गई दूसरे लेवल में। अब जब ये वोट कास्ट करने जाएंगे, जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इनको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ये जो अपना वोट देंगे उसकी वैल्यू उसी हिसाब से निर्धारित होगी कि इनके राज्य की पॉपुलेशन कितनी रही थी, वहां पे एमएलएस कितने थे। इसी तरीके से एमपीज की अगर बात करूं तो सारे राज्यों की मिला के टोटल वैल्यू कितनी रही थी और एमपीज कितने थे, उस हिसाब से ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक बात तो आपको सीखने को मिल गई होगी बहुत सिंपल सी, कि ये जो सारे लोग हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सब की वोट वैल्यू बराबर नहीं होती है, जो बात मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है, जो यहाँ पे समझाई। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? जो मैंने बोला, जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, पहले उसको समझने में थोड़ा सा ध्यान लगा लो। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कोई फायदा नहीं, आज के सेशन में आने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इधर उधर की जो बातें आप डिस्कस कर रहे हो उसका कोई लॉजिक नहीं है अगर ये नहीं समझ में आया तो। फॉर्मूला बेटा कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले के पीछे, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ने बैठोगे तो उसमें कई सारी बातें लिखी होगी, आपको बस बेसिक सी बात याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। हर राज्य की जो पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड करेंगे
उस राज्य में जितने एमएलएज हैं उससे। ये काम हम सारे राज्यों के साथ करेंगे। इससे क्या होगा, हमें हर राज्य में वहां पे जो एमएलएज हैं उनकी वोट की वैल्यू क्या है वो पता चल जाएगी। फिर उन सबको हम ऐड कर देंगे, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे उस नंबर से जितने टोटल एमपीज हैं, जितने भी टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उससे। उससे क्या होगा, एमपीज की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एमएलएज की वैल्यू इस लेवल पे निकल आएगी और एमपीज की वैल्यू इस लेवल पे निकल आएगी। और एमएलएज की भी वैल्यू एक दूसरे से अलग होगी। जैसे कोई यूपी का एमएलए है, उसकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है। बिहार का कोई एमएलए है, उसकी वोट वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। और एमपीज की तो वोट वैल्यू सबसे ही ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। हाँ, केवल बेटा इलेक्टेड की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नॉमिनेटेड का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल दूं बेटा? ये प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर का कैसे एग्जाम्पल दूं? ठीक है, समझ में आया? बस जितना सामने लिखा है इतना अगर समझ में आया है तो इतना काफी है, और आपको आंसर के अंदर केवल इतना ही लिख के आना है, ऐसा सेम टू सेम, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? कुछ नहीं है, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, इससे दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा वरना पूरा सेशन इसी बात में निकल जाएगा। हर स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे उस स्टेट में जितने एमएलएज हैं उससे उस स्टेट का जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू निकल आएगी। और ये काम हम सारे स्टेटों के साथ करेंगे। जब सारे स्टेट के सारे एमएलए की वोट की वैल्यू निकल आएगी, उसको ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जो जितने भी एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे जो एमपी की वोट वैल्यू है वो निकल आ जाएगी। बस, ठीक है, समझ में आया हो चाहे ना आया हो, मुझे माफ करो यहाँ पे। ठीक है, चल, बस कोशिश करना कि अपने एग्जाम में ये बातें आप लिख के आओ। ठीक है, चलो, ये तो हो गई दोस्तों आपकी पैरिटी वाली बात कि किस तरीके से काम करेगा। अब जो प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है दोस्तों, वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर, और ये सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होता है, सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या भारी भारी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो? तभी क्योंकि सब कुछ समझने वाला है, आज के सेशन में हर चीज समझने वाली है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोकसभा के लिए वोट डालने जाते हो तो बड़ा सिंपल सा इलेक्शन होता है। एक मशीन होती है, उसमें 4-5 बटन लगे होते हैं, उसमें से आप किसी भी बटन को दबाते हो, उस पार्टी को वोट चला जाता है, बात खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। पर दोस्तों प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस तरीके से नहीं होता है। वहां पे जो मामला चलता है वो चलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अलोंग विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, कैसे होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अलोंग विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना प्रोसेस में, उनको इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट में लिखे होंगे उन सभी कैंडिडेट्स के नाम जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट होने का। जैसे फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति लड़ रहा है, बी व्यक्ति लड़ रहा है, सी व्यक्ति लड़ रहा है, और उनके आगे ऐसे करके ब्रैकेट बना हुआ होगा। अब आपको इस इलेक्शन के अंदर ये नहीं बताना है कि आप ए को वोट दोगे या बी को वोट दोगे या सी को वोट दोगे। यहां पे आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी है कि आप क्या चाहते हो कि नंबर 1 पे कौन जीते। सबसे पहले आप किसको चाहते हो कि वही बने प्रेसिडेंट, और अगर किसी भी कारणवश वो ना बन पाए तो आप दूसरे नंबर पर किसे चाहते हो कि वो बने, और अगर वो भी ना बन पाए तो फिर तो तीसरा है ही। तो किस तरीके से वोट दोगे? जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि ये बी बंदा जो है वो प्रेसिडेंट बने, तो मैं बी के आगे लिख दूंगा 1, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दे दी। फिर मैं चाहता हूं दूसरे नंबर पे कि ए बंदा जीते, तो मैं ए के आगे लिख दूंगा 2, और जो सी है फिर वो तो आखिरी बचा ही, उसको मैंने थर्ड प्रेफरेंस दे दी। अब इसी तरीके से कई सारे लोग वोट देंगे। अब सबसे पहले जब वोट की काउंटिंग शुरू होगी तो हम देखेंगे कि किस किस को कितने फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, मतलब कितनों के नाम के आगे 1 लिखा हुआ है।
तो मान लो टोटल वोट्स वगैरह की काउंटिंग हुई और कुछ ऐसा रिजल्ट आया, मानो ये जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को फर्स्ट प्रेफरेंस मिले हुए हैं 60 लोगों ने इसे फर्स्ट प्रेफरेंस बताया, केवल एग्जांपल दे रहा हूं। और ये जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति को मान लो 55 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, और ये जो हमारा सी व्यक्ति है, मान लो इसको 58 लोगों ने 58 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस की अगर बात करें तो ए सबसे आगे है, सी दूसरे नंबर पे है और बी तीसरे नंबर पे है। बी तीसरे नंबर पे है, इसलिए जो बी है वो रेस से बाहर हो गया है, रेस से बाहर हो गया, अब वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब हम सेकंड लेवल पे जाएंगे, सेकंड स्टेज पे जाएंगे, और वो सेकंड स्टेज क्या होगी? वो सेकंड स्टेज ये होगी कि वो जो सारे वोट्स थे जिसमें बी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला हुआ था, उन सारे वोट्स में देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस किसको मिला है। जैसे हमारे सामने ये जो एग्जांपल वाला वोट है, इसमें बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था और इसमें जो सेकंड प्रेफरेंस है वो ए को दिया था। तो अब क्या होगा कि सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से उन वोटों का बंटवारा हो जाएगा ए के बीच में और सी के बीच में। तो कुछ ऐसे वोट्स होंगे जिसमें बी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी और सेकंड प्रेफरेंस ए को मिली थी, वो सारे वोट ए के खाते में जुड़ जाएंगे। कुछ ऐसे वोट्स होंगे जिसमें बी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी और सी को सेकंड प्रेफरेंस मिली थी, वो सारे वोट सी के खाते में चले जाएंगे, और फिर से कैलकुलेट करेंगे कि कौन जीत रहा है। अब जिसके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे, मानो जब हम लोगों ने सारे वोट्स के जो जिसमें बी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था सबको काउंट कर लिया और सबकी सेकंड प्रेफरेंस कैलकुलेट कर ली, तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है कि ए को जो टोटल वोट मिले हैं वो मिले हैं 85 मान लो, और सी को जो टोटल वोट मिले हैं वो मिले हैं 90 फॉर एग्जांपल। तो इस इलेक्शन को सी जीत गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम वोट्स का फर्स्ट प्रेफरेंस देखते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद जो भी उस फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर रेस से बाहर हो जाता है, उन सारे वोट्स में किसको सेकंड प्रेफरेंस दिया गया है वो देखते हैं और उसको बांट देते हैं बाकी के जो रेस में बने हुए हैं लोग, उन लोगों के बीच में। बस इसी हिसाब से चीजें होती है। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है? सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है, क्या प्रेफरेंस दे रहा है, जैसे हर एक व्यक्ति आजादी से उस प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। अगर बच्चे नहीं समझ में आया है तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, पर देखना पड़ेगा। हम बार बार इस चीज को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब मुझे बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में कि कितने बच्चों को समझ में आ गया है। वाई टाइप करें। क्लियर है? जिस भी बच्चे को जो बात समझ में नहीं आई है, इस वीडियो को जरूर देखना, और हो सकता है कि 2 बार से भी ज्यादा बार देखना पड़े। ठीक है, तो उस हिसाब से चीजों को लेके चलना। क्लास के अंदर बच्चे बार बार रिपीट नहीं कर सकते, बस इतना सा याद रखो कि प्रेफरेंस हमको वोट में देनी होती है। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट करते हैं, फिर उसके हिसाब से फैसला होता है, फिर सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं। ठीक है, चल अब ये दोस्तों हो गया हमारा इलेक्शन का बात, प्रेसिडेंट के संबंध में कि इलेक्शन की प्रक्रिया कैसे चलती है, किस बात का ध्यान रखना होता है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पॉइंट पर, जहां पर हम प्रेसिडेंट साहब की 3 बातों की चर्चा करेंगे। एक तो उनका टर्म, एक उनके रेजिग्नेशन की बात, और एक उनके री इलेक्शन की बात। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती हैं। अब जैसे अगर मैं आर्टिकल 56 की बात करूं, अगर मैं आर्टिकल 56 की बात करूं तो ये सिंपली बोलता है कि जो प्रेसिडेंट साहब का टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो 5 इयर्स का होता है, 5 सालों का होता है। 5 इयर्स का टर्म ऑफ ऑफिस मिलता है। और ये जो 5 इयर्स की काउंटिंग है ये किस दिन से शुरू होती है? जिस दिन ये प्रेसिडेंट साहब अपने ऑफिस में एंटर कर जाते हैं, व्हेन ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब भी वो अपना कारभार संभाल लेते हैं, जिस दिन भी संभाल लेते हैं, उसी दिन से गिनती शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां पे क्या पता चल गया हम लोगों को? टर्म ऑफ ऑफिस आर्टिकल 56 के अंदर। अब दोस्तों एक छोटी सी बात है, इस पे एमसीक्यू बहुत आता है। प्रेसिडेंट साहब हमेशा अपना रेजिग्नेशन, याद रखिएगा, कई बार बच्चे इस चीज को गलत करके आते हैं। प्रेसिडेंट साहब हमेशा अपना जो रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं।
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दो ऐसे पद हैं जो अपना रेजिग्नेशन एक दूसरे को देते हैं। प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। तो भाई भाई वाली बात है, आपस में घर घर खेल रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब दोस्तों वैसे इसकी चर्चा करूंगा बहुत डिटेल में अभी आगे जब हम इंपीचमेंट का प्रोसेस समझेंगे। बस इतना सा समझ लो, छोटी सी बात कह रहा हूं आप लोगों से। प्रेसिडेंट के जब भी रिमूवल की बात आएगी, ये तो रेजिग्नेशन की बात हो गई कि वीपी साहब को रेजिग्नेशन दे दिया। जब भी प्रेसिडेंट साहब की रिमूवल की बात आएगी, रिमूवल मतलब उनको उनके पद से हटाने की बात आएगी, उसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 61 में। वो चर्चा शायद हम लोग आज कर पाए तो कर पाए, नहीं तो कल करेंगे। और रेजिग्नेशन जो रिमूवल का आधार है वो दोस्तों केवल एक है, देयर इज ओनली वन ग्राउंड, और वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अभी आपको मैं ओथ पढ़ाऊंगा आगे प्रेसिडेंट की, क्योंकि ओथ के अंदर वो ये शपथ लेता है प्रेसिडेंट कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा। इसलिए जब भी वो अपनी इस शपथ को तोड़ता है, कुछ भी ऐसा करता है जैसे भारतीय संविधान का उल्लंघन हो, तो वो आधार बन जाता है उसके रिमूवल का। ये बात कहां है? आर्टिकल 61 में है। अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और एक छोटी सी बात है, आर्टिकल 57 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट के पद पे रह चुका है या अभी बना हुआ है, वो एलिजिबल होता है री इलेक्शन के। अगर वो दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को दोबारा प्रेसिडेंट बनने से रोकता हो। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें, एमसीक्यू वाली बातें, जिससे आपकी कोई गलती हो ना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमारे सामने प्रिलिम्सी पहाड़ की तरह खड़ा है। तो ऐसे सारे जो एरियाज हैं, जो ग्रे एरियाज हैं, जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, वहां पे हमको कोई स्कोप छोड़ के नहीं चलना है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं क्वालिफिकेशन की, मतलब आर्टिकल 58 की, जहां पे मैं चर्चा करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। ठीक है, और बड़ा सिंपल सा है। आर्टिकल 58 बात करता है दोस्तों क्वालिफिकेशंस की, और क्वालिफिकेशंस बड़ी सिंपल है। क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। क्या क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ेंगे किसी भी व्यक्ति को जो प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है, ये मतलब है क्वालिफिकेशन का। और दोस्तों सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनने का इलेक्शन लड़ना चाहता है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। तो दूसरे नंबर पे हमको चाहिए कि उसकी जो उम्र है, उसकी जो एज है, वो कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे ये जरूरी है कि वो जो व्यक्ति है वो एलिजिबल हो लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो मतलब लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति हो जो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता हो। और आखिरी बात, ये एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, चाहे लोकल अथॉरिटी के अंदर, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ये 4 बेसिक कंडीशंस हैं जो किसी भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनने की सोच रहा है, इलेक्शन कंटेस्ट करने की सोच रहा है, जिसको सेटिस्फाई करनी पड़ती है। ठीक है, सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 35 साल का होना चाहिए, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें। अब सोचो दोस्तों, बेटा आप इतने लंबे आ गए हो और आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब पूछ रहे हो। बताओ, कोई बताओ मेरे को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। बताओ क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी को नहीं पता क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ये बात बार बार आएगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली, लगभग हर पद में आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं। ऐसा कोई भी पद जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट मिल रहा हो, ठीक है? ऐसा कोई भी पद को होल्ड करना, ऐसी कोई भी पोजीशन या जॉब को होल्ड करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। क्यों बताते हैं हम लोग ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट को? क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। प्रेसिडेंट बनना एक बहुत बड़ी बात है, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, राइट? तो कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की परिस्थिति ना बने, इट इज वेरी एसेंशियल कि आप कोई भी पद, कोई भी पोजीशन जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा मिल रहा हो, चाहे केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर, लोकल अथॉरिटी के अंदर, आप उसको नहीं संभाल सकते हो, ठीक है? पर इसमें एक बात याद रखना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति मिनिस्टर है, अगर कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति मिनिस्टर है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार में मिनिस्टर हो, चाहे फिर वो राज्य सरकार में मिनिस्टर हो, ऐसे व्यक्ति को हम नहीं मानते हैं कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। इसका आसान सा मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो भले ही मिनिस्टर है केंद्र सरकार के अंदर या राज्य सरकार के अंदर, वो प्रेसिडेंट होने का इलेक्शन लड़ सकता है। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो पहले से प्रेसिडेंट है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो पहले से वाइस प्रेसिडेंट है, या कोई भी व्यक्ति जो पहले से गवर्नर है, इन सारे पदों को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। तो ये सारे लोग अपने पद पे बने रह सकते हैं और अपने पद पे बने बने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। पर केवल इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा हूं दोस्तों। कल को मान लीजिए अगर ये व्यक्ति इलेक्शन जीत गया तो उसका ये जो पहले वाला पद है वो उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? पर उस पद पे रहते रहते वो उसको कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन को, ठीक है? तो मिनिस्टर होना, प्रेसिडेंट होना, वाइस प्रेसिडेंट होना, गवर्नर होना, ये सारी चीजें हम नहीं मानते कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में आती है। और आखिरी बात, छोटी सी बात इलेक्शन से संबंधित, अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है प्रेसिडेंट का, तो उसको 50 प्रपोजर्स चाहिए, उसको 50 प्रपोजर्स चाहिए और 50 सेकेंडर्स चाहिए। 50 सेकेंडर्स चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कम से कम 50 लोग साइन करें, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करें कि हां ये व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इसको बोलते हैं प्रपोजर्स, जो प्रपोज करें उसका नाम। उसके अलावा 50 और ऐसे लोग चाहिए उस प्रपोजल को जो फर्दर सपोर्ट करें, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडर्स। तो 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो ये दोस्तों इलेक्शन से जुड़ी हुई सारी बातें हो सकती हैं। तो अब कोई भी सवाल आएगा इलेक्शन से जुड़ा हुआ एमसीक्यू में या मेंस में, कर लोगे? समझ में आया? फटाफट से बताओ चैट बॉक्स के अंदर। क्लियर है? अब ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन सब बातों को इसी सीक्वेंस में याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इन पूरे टॉपिक्स को आप एक बार ऑन दी वन गो नहीं याद रख पाओगे। इनको आपको टुकड़ों में ही पढ़ना पड़ेगा और टुकड़ों में ही याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे सबसे पहले बताया कि प्रेसिडेंट के बारे में क्या बेसिक डिटेल्स है, फिर हमने समझा कि उसका अपॉइंटमेंट वगैरह का क्या सिनेरियो है, फिर उसकी हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट। हाँ बेटा बिल्कुल, पानी पी लो, पी आओ, पानी पी आओ, कोई बात नहीं। चलो 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, फिर नहीं मिलेगा पूरे सेशन में। 1 मिनट का ब्रेक ले लो फटाफट से, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है? अब जो हमारा आगे का डिस्कशन होने वाला है प्रेसिडेंट के अंदर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उनके ऊपर क्या क्या कंडीशंस लगती हैं।
मतलब एक बार आप जब प्रेसिडेंट बन गए तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा। ठीक है, चलो फटाफट से पी आओ चाय वाय। एमपीज होंगे बेटा, देखो ज्यादा फंसा मत करो। चीजों में ना फंसना नहीं होता, चीजों से उभरना होता है, निकलना होता है। क्योंकि भले ही एक बात कम पता हो चल जाएगा, पर कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस में कमी रह गई ना तो फिर मजा नहीं आता, डर बहुत लगता है। प्रेसिडेंट का बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, काफी चीजें हैं बताने वाली। चलें शुरू करें, हो गया 1 मिनट। नहीं बेटा, पीपीटी से कैसे पढ़ाऊं, इतना बिखरा बिखरा हुआ आर्टिकल है। जैसे आप भी, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि डायरेक्ट इसको कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ना, क्योंकि आर्टिकल्स जो है ना वो क्रोनोलॉजी में नहीं है, कोई बात कहीं लिखी है, कोई बात कहीं लिखी है। और जैसा मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट के किसी एस्पेक्ट पे आएगा। जैसे कि बताओ प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, या बताओ कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसा होता है। तो आपको टॉपिक के सब टॉपिक्स बनाने होंगे और उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। और ये मान के चलो लगभग आने वाले जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सबके साथ हमको यही करना पड़ेगा कि टॉपिक, एक ब्रॉडर टॉपिक चलता रहेगा, उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स चलते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उस हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, अभी कुछ टेक्स्ट बुक किसी किताब की मत, अभी समझ तो लो, समझ में आ जाएगा तो चीजें वैसे ही आसान हो जाएंगी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं दोस्तों कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस की। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हमको पढ़ना है वो है आर्टिकल 59। और बड़ा बेसिक सा आर्टिकल है 59। ये क्या कहता है? आर्टिकल 59 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो ना ही लोकसभा का मेंबर हो सकता है, ना ही राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, ना ही विधानसभा का मेंबर हो सकता है, ना ही विधान परिषद का मेंबर हो सकता है। इसके साथ साथ वो ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकता है केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर, या फिर किसी भी लोकल अथॉरिटी के अंदर। घबराओ मत, बता रहा हूं। आर्टिकल 59 ये बात करता है कंडीशंस ऑफ ऑफिस की। कंडीशंस ऑफ ऑफिस का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अब प्रेसिडेंट बन गया है, अब उसे किस बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा ना कि कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर रहते रहते इलेक्शन लड़ सकता है, प्रेसिडेंट रहते रहते, गवर्नर रहते रहते। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक बार जब प्रेसिडेंट बन गए तो अब आप ना ही लोकसभा के, ना ही राज्यसभा के, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली के, और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रह सकते हो। दूसरे नंबर पर आप किसी भी प्रकार का, इस पद पे बैठने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ना ही किसी लोकल अथॉरिटी वगैरह के अंदर। वहां पे जो हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली बात करी थी, इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे, वो सारी बातें थी जो किसी व्यक्ति पे लागू हो रही थी जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। अब यहां पे जो मैं बातें बता रहा हूं वो ऐसी बातें हैं, वो ऐसे व्यक्ति पे लागू हो रही है जो कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ चुका है, इलेक्शन जीत चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसमें एक छोटी सी बात है, ध्यान रखना। अब दोस्तों प्रेसिडेंट का पद एक बहुत बड़ा पद है जिससे जुड़े हुए कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को रेसिडेंस मिलता है, जैसे प्रेसिडेंट को एमोलमेंट्स मिलते हैं, सैलरीज मिलती हैं, बाकी के भी काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सारे उसके पद से जुड़े होते हैं। अब इसके संबंध में एक नियम है, ये जो भी बेनिफिट्स हैं इनको केवल पार्लियामेंट ही छीन सकता है, केवल पार्लियामेंट ही उनके संबंध में कानून बना सकता है। और पार्लियामेंट की भी जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड इन दी सेंस कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो उस पद को संभाल रहा है किसी समय पर,
तो जब तक वो व्यक्ति उस पद को संभाल रहा है, मतलब प्रेसिडेंट बना हुआ है, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर सकती उसकी सैलरी में, उसकी बेनिफिट में जो उसके अगेंस्ट जाए। अब उसका जब टर्म खत्म हो जाएगा तब आप कर लो, जो आपको लॉ में चेंज करना है कर लो, पर किसी प्रेसिडेंट के रहते रहते उसके टर्म के दौरान आप किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो, ना ही उन सैलरीज में, ना ही उन बेनिफिट्स में जो वो एंजॉय कर रहा है। ये क्यों किया गया है? ऑब्वियस सी बात है, उसकी इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने के लिए। ठीक है, क्लियर बात है? हाँ, अब दोस्तों, अब मैं अगले पॉइंट पे लेके चलता हूं आपको, ओथ और अफर्मेशन पे। एमसीक्यू का बड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है ओथ का, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 60 जो है वो बात करता है ओथ और अफर्मेशन की। ठीक है, ओथ और अफर्मेशन की। और ये क्या कहता है? बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। सबसे पहले तो बेसिक सी बात ये है कि प्रेसिडेंट साहब को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट साहब को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन दिलाता है दोस्तों ओथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको गलत मत करके आना, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिख के आएगा। ठीक है, पता नहीं इतनी बार पढ़ाने के बाद भी आप ऐसे आंसर करवा कई बार मार कराते हो कि दुख होता है कि बच्चा क्या ही कर रहा है। तो कौन ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट साहब को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उसके ओथ के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो कोई भी प्रेसिडेंट ओथ लेता है कि वो उसके पद से जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा, टू फुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस। दूसरे नंबर पर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी, जब रिमूवल की बात बता रहा था आपको, कि हर एक प्रेसिडेंट ये ओथ लेता है कि वो संविधान को, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ओथ लेता है कि वो भारतीय संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, लिख लेना बेटा, लिख लेना, ठीक है, डिफेंड करेगा। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, इस बात का ओथ लेता है हमारा प्रेसिडेंट। इसलिए बोलते हैं कि अगर वो अपनी इस ओथ को वायलेट कर दे तो क्या होगा? इस ओथ को वायलेट कर देंगे तो क्या होगा? उसका रिमूवल हो जाएगा, उसका इंपीचमेंट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई ओथ की बात। इसके बाद बढ़ता हूं दोस्तों सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक टॉपिक पर, जो कि है इंपीचमेंट का टॉपिक। कौन सा? इंपीचमेंट। इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 61 ये बात करता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की। इंपीचमेंट का मतलब क्या है? रिमूवल, उस व्यक्ति को अपने पद से हटाना। और इसके बारे में जो प्रक्रिया बताई गई है वो कहां बताई गई है दोस्तों? आर्टिकल 61। अब आर्टिकल 61 को जरा पढ़ें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक दोस्तों ग्राउंड की बात है कि किस ग्राउंड पर इंपीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है, मात्र एक ग्राउंड है, मात्र एक, और उसको अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक ही ग्राउंड है और वो क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का उल्लंघन करना। क्योंकि उस व्यक्ति ने ओथ ली है कि वो क्या करेगा? प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा, मतलब हमारे भारतीय संविधान की रक्षा करेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रेसिडेंट अपने टर्म के दौरान कुछ भी ऐसा करता है जिसको देख के लगता है कि उसने अपने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, तो आप समझ जाइए कि उसके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो सकता है। अब ये इंपीचमेंट के प्रोसेस की बात करते हैं कि ये शुरू कैसे होता है। दोस्तों,
कोई ना किसी को तो एलिगेशन लगाना पड़ेगा, लांछन लगाना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट साहब ने संविधान का उल्लंघन किया है। ये दोस्तों किसी भी हाउस के द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है। पहले जो पढ़ा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना बेटा। लोकसभा भी एलिगेशंस लगा सकता है। एलिगेशंस को बोलते हैं फॉर्मली चार्ज लगाना। किसी व्यक्ति के खिलाफ जो प्रेसिडेंट का पद संभाल रहा है उसके खिलाफ चार्ज लगाना कि उसने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। ये दोस्तों लोकसभा में भी लग सकता है और राज्यसभा में भी लगता है। ये जो चार्ज लगाया जाता है इसके बारे में ये जरूरी है कि कम से कम 1/4 लोग, 1/4, कम से कम 1/4 लोग उस सदन के, जिस सदन में चार्ज लगाया जा रहा है, वो उसके ऊपर साइन करें, उसके ऊपर दस्तखत करें। ये एक एक रिक्वायरमेंट को समझते चलना और इसी क्रोनोलॉजी में आपको अपने आंसर में लिखना होगा बेटा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि चार्ज दोनों में से किसी भी सदन में इनिशिएट हो सकता है। ये जरूरी है कि जिस भी सदन में इनिशिएट हो रहा है उस पे कम से कम उस सदन के 1/4 लोग साइन करें, पहली बात। उसके बाद चार्ज के अडॉप्ट होते ही 14 दिन का नोटिस, 14 डेज का नोटिस भेजा जाएगा हमारे प्रेसिडेंट साहब को। अरे उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ आप चार्ज इनिशिएट कर रहे हो, उस व्यक्ति तक भी तो जानकारी पहुंचना जरूरी है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब को 14 दिन का, 14 डेज का, ये 14 डेज याद रखिएगा, इसको घुमा के पूछेंगे एमसीक्यू में, 14 डेज का नोटिस पहुंचेगा। अब हमको क्या करना है? अब ये जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन है ये दोस्तों पास होना चाहिए, और पास करने के लिए जो आपको मेजोरिटी चाहिए वो चाहिए 2/3, 2/3, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मतलब पूरे सदन में जितने भी टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 लोग हां बोले, 2/3 कम से कम बोले कि हां हम इस चार्ज के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि वो जो आपने मोशन इनिशिएट किया है रिमूवल का, उसके संबंध में उस सदन की जो टोटल मेंबरशिप है, जितने भी उसमें मैक्सिमम लोग हैं, उसके 2/3, 2/3 लोग उस मोशन के सपोर्ट में वोट डालें। और दूसरे नंबर पे ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी लोग असल में वोट डालने आए हैं, जो वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके कम से कम 50% लोग पॉजिटिव वोट डालें, मतलब मोशन के फेवर में वोट डालें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, तब बनती है स्पेशल मेजोरिटी। तो टोटल मेंबरशिप का 2/3 चाहिए कम से कम। जितने लोग प्रेजेंट और वोटिंग हैं उनका चाहिए कम से कम 50+1, मतलब सिंपल मेजोरिटी। 2 लेवल पे हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, वैसे 99% केसेस में अगर पूरी टोटल मेंबरशिप का 2/3 लोगों ने वोट डाल दिया है फेवर में, तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से ज्यादा हो ही जाता है, 99% केसेस में हो ही जाता है। तो इस दूसरे पार्ट की इतनी वैल्यू रहती नहीं है। ठीक है, आप बस इतना याद रखिएगा बहुत ध्यान से कि आपको टोटल मेंबरशिप का 2/3 चाहिए। और अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो केवल प्रक्रिया उस सदन में खत्म हुई है जिस सदन ने वो चार्ज अडॉप्ट किया था। अभी तो केवल वहां से पारित हुआ है वो मोशन। अब क्या होगा? वो मोशन जाएगा दोस्तों दूसरे सदन में, जिसने चार्ज इनिशिएट नहीं किया है उस दूसरे सदन में अब वो मोशन जाएगा। अब वो जो दूसरा सदन है उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी एलिगेशंस प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ लगे हैं उनको वो क्या करे? उनको इन्वेस्टिगेट करे। उनको क्या करे? उनको इन्वेस्टिगेट करे, कि पता लगाए कि उन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान
तो जो अदर हाउस है वो क्या करता है दोस्तों, वो करता है इन्वेस्टिगेट। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसके दौरान अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो प्रेजेंट रह सकते हैं, अपनी बात को आगे रख सकते हैं। उनको 14 दिन का नोटिस भी इसी प्रक्रिया के लिए दिया था हम लोगों ने कि वो अपनी तैयारी कर लें, उनका जो भी डिफेंस है उसको तैयार कर लें। तो प्रेसिडेंट साहब के पास दोस्तों ये अधिकार होता है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेजेंट रहे। अब दोस्तों देखिए दो सिचुएशंस बन सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि वो जो दूसरा सदन है इस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एग्री करे कि जो चार्जेस लगाए गए थे पहले सदन के द्वारा वो सही थे, तो वो क्या करेगा, अब वो उस इंपीचमेंट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेगा। और यहां पे भी वही प्रक्रिया होगी कि उसको भी उस इंपीचमेंट प्रोसेस को, उस मोशन को पारित करना होगा स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब वही टोटल मेंबरशिप की 2/3 जो जनता है उस सदन की वो हां बोले। जब अगर ऐसा हुआ तो उस सदन से भी वो मोशन पारित हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों ये मोशन पारित हुआ दूसरे सदन से भी, वो जो प्रेसिडेंट है वो मान लिया जाएगा कि उसको अपने पद से हटा दिया गया है उस दिन से, उस तारीख से जिस तारीख को वो सेकंड मोशन पारित हुआ था। पर ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन हुई और दूसरे सदन को लगा कि नहीं, जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही नहीं है, सब्सटेंशिएट नहीं हो पाए हैं, ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई जिससे ये साबित होता हो कि प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा कुछ किया जिससे भारतीय संविधान का उल्लंघन होता है। तो क्या होगा, वो सदन मना कर देगा उस मोशन के साथ कंटिन्यू करने के लिए। इसका परिणाम क्या होगा कि वो जो इंपीचमेंट प्रोसेस है वो वहीं का वहीं फेल हो जाएगा। तो पूरी तरीके से बात इस पर निर्भर करती है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसका क्या परिणाम रहा, उसमें कोई सब्सटेंशियल एविडेंस मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं मिला तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब बस छोटी सी बेसिक सी बातें बता रहा हूं जहां से एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं। इंपीचमेंट के बारे में दो बातें याद रखना। पहली बात, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं फिर वो चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंपीचमेंट प्रोसेस के अंदर, भले ही वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मैंने आपको बताया था ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल इलेक्टेड करते हैं। पर जब प्रेसिडेंट साहब को निकालने की बात आती है, जो इंपीचमेंट की बात आती है, तो वहां पे पार्टिसिपेशन अलाउड है। किनका? नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी। इलेक्टेड तो करते ही हैं, उनके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। इसके अलावा जो दूसरी बात नोट करने की है वो ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, मतलब इस राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की और पुडुचेरी की, उनका कोई लेना देना नहीं होता है प्रेसिडेंट साहब के इंपीचमेंट प्रोसेस से। मैंने इस बात को क्यों बोला? क्योंकि इलेक्शन में उनका लेना देना था। इलेक्शन में तो एमएलएस भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, सारी स्टेट्स के, दिल्ली के भी, पुडुचेरी के भी। पर इंपीचमेंट के संबंध में जो पावर है आप देख पा रहे हो पूरी तरीके से पार्लियामेंट के पास ही है, लोकसभा के पास ही है, राज्यसभा के पास ही है। और उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि जो भी थोड़ा बहुत स्कोप हो सकता था एग्जामिनर के लिए आपको कंफ्यूज करने का, वो भी मैंने थोड़ा बहुत खत्म कर दिया है ना। पर आज तक तो कोई प्रेसिडेंट अभी तक तो हटा नहीं है। अब आगे हमको देखना पड़ेगा कि ऐसी कभी स्थिति बनती है दोबारा तो। अब मुझे एक बार बता दो दोस्तों, इंपीचमेंट का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, क्या वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सम अप करना क्या है, देखो बेसिक सी चीज है याद। चलो ठीक है, एक बार में पूरा सम अप करते हैं। जब भी हम इंपीचमेंट की बात करेंगे प्रेसिडेंट की, सबसे पहला कदम यह होगा कि एक सदन को चार्ज लगाना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। ठीक है, उस चार्ज को लगाने के लिए कम से कम उस सदन के 1/4 लोगों की, 1/4 लोगों के दस्तखत चाहिए होंगे, तब वो मोशन शुरू होगा। फिर अगर मोशन के साथ कंटिन्यू करना है तो उस सदन को वो मोशन पारित करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। पास करने के लिए जो टोटल मेंबरशिप है उसकी 2/3 लोग हां बोले, तब वो उस सदन के अंदर जहां पे वो चार्ज फ्रेम किया गया था पारित हो पाएगा।
एक बार उस पहले सदन के अंदर वो पारित हो गया, फिर वो जाएगा दूसरे सदन में। दूसरे सदन की जिम्मेदारी होगी कि वो उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करे, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट साहब के पास ये अधिकार होगा कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे प्रेजेंट रह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का जो भी परिणाम होगा उसके हिसाब से आगे की प्रक्रिया तय होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सब्सटेंशियल एविडेंस आया और दूसरा सदन भी सेटिस्फाई हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, तो उस दूसरे सदन को भी वही करना है जो पहले सदन ने किया, कि उस बिल को, उस मोशन को पारित करना है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी से। अगर कर दिया तो जैसे ही वो सेकंड मोशन पारित हुआ, प्रेसिडेंट साहब की बाय बाय, छुट्टी हो गई। ठीक है, क्लियर है? अब तो कुछ नहीं बचा। हाँ, 1/4 की जो साइन चाहिए वो तो मोशन को शुरू करने के लिए चाहिए, और 2/3 की जो मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की, वो बिल को पास करने के लिए चाहिए, उस मोशन को पारित करने के लिए चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे 3 चीजों की। एक तो इलेक्शन को होल्ड करने का टाइम, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 52 के अंदर, कि हमको ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां पे हर समय पर एक प्रेसिडेंट हो हमारे देश का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेसिडेंट ना हो। इसलिए जो टाइम है, टाइमिंग्स है इलेक्शंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 डेज का नोटिस क्या है बच्चे? जब मोशन को इनिशिएट करते हैं तो प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस देते हैं कि भाई आपके खिलाफ हम लोग चार्जेस इनिशिएट कर रहे हैं, 14 दिन का समय है, तैयारी कर लो, बस। ठीक है। हाँ, अब देखो इलेक्शन के होल्ड करने के टाइम को समझने की कोशिश करते हैं और वैकेंसी वगैरह की चर्चा करते हैं, मतलब आर्टिकल 62 को मूव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, आज मुझे थोड़ी ज्यादा ही प्यास लग रही है, जुकाम की वजह से शायद। दुनिया की सबसे खराब चीज है, बताओ क्या? बताओ क्या है दुनिया की सबसे खराब चीज? एक है जुकाम, एक है खांसी, जिसमें से एक मुझे हो रखी है। वैसे मुझे ये बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है? आज की क्लास कैसी लग रही है ये बताओ पहले। चीजें समझ में आ रही हैं? एंजॉय कर रहे हो? लूज मोशन, हाँ। समझ सकता हूं। ठीक है, लग रहा है समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सही कह रहा है, गलत कहाँ कह रहा है? लूज मोशन, हाँ भाई, बहुत परेशान हो जाते हैं लूज मोशन में। कोल्ड में क्लास तो ले पा रहे हैं, लूज मोशन में तो क्लास भी नहीं ले सकते। वॉशरूम से कैसे क्लास लेंगे? हाँ। सही कह रहे हो यार, इतना भी बुरी हालत नहीं है मेरी। चलो आ जाओ, चलो आर्टिकल 62 को पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं एक्ट में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 62 कहता है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो किसी भी प्रेसिडेंट के टर्म को पूरा होने की वजह से हो रही है। हमेशा हमेशा जब वो टर्म पूरा हो उससे पहले नया इलेक्शन हो जाए, इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मजाक बंद करो कि ऑडियो पे क्लास ले सकते हैं। अब आ जाओ, आ जाओ सब्जेक्ट पे वापस आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। देखो, हमने क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म कितना होता है? 5 इयर्स। हमारा आर्टिकल 62 कह रहा है कि हमको ऐसी व्यवस्था बनानी है कि किसी भी पहले से जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म खत्म हो उससे पहले ही नए इलेक्शंस हो जाएं, जिससे कि एक आदमी हमारे पास उपलब्ध हो, बैकअप में हो, कि ये वाला प्रेसिडेंट जाए और वो इसको रिप्लेस कर दे, जिससे वैकेंसी की स्थिति बने ही ना। ये सबसे पहली बात है। पर समझने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, किन किन परिस्थितियों में वैकेंसी बनती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। तो क्या हो सकता है? एक तो वही है कि 5 साल का टर्म था, 5 साल का टर्म खत्म हो गया, वैकेंसी हो गई। दूसरा ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया। तो चलो, टर्म की अगर बात आए तो आपको पता है कि कब खत्म होगा टर्म, तो आपने पहले से इलेक्शन कर लिए, पहले से तैयारी कर ली। पर भाई रेजिग्नेशन तो कभी भी दे सकते हैं ना प्रेसिडेंट साहब, कभी भी दे सकते हैं।
फिर क्या होगा? इसी तरीके से मानो किसी प्रेसिडेंट साहब को रिमूव कर दिया जाए, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हो जाए, या फिर मानो किसी प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो जाए, जैसे बच्चे बता रहे हैं, या फिर और कोई परिस्थिति हो जाए, बीमार हो जाएं, पागल हो जाएं, विदेश चले जाएं, खो जाएं कुछ भी ऐसी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो हो जाए कि वैकेंसी हो जाए, तो क्या करोगे? टर्म के बारे में तो आपने प्लानिंग कर ली कि नया इलेक्शन कर लिया, इन सारी जो बाकी की परिस्थितियां हैं, इनको कैसे हैंडल करोगे? अब देखो ध्यान से, अगर कभी भी, ध्यान से सुनना बच्चे, कंफ्यूज मत होना, कभी भी रेजिग्नेशन के कारण, रिमूवल के कारण, रिमूवल मतलब इंपीचमेंट, या फिर डेथ के कारण, या फिर किसी भी अन्य वजह से वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में, तो कानून ये कहता है, नियम ये कहता है कि उस वैकेंसी के, उस डेथ के, उस रिमूवल के 6 महीनों के अंदर अंदर नए इलेक्शन हो जाने चाहिए। 6 महीनों के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स। आपको लिखवाता चलता हूं वरना आप कुछ याद नहीं रहेगा आप लोगों को। आर्टिकल 62 जो बात करता है वैकेंसी की, आप याद रखिए कि टर्म की जहां तक बात है, नेचुरल टर्म की, तो हमेशा इलेक्शन पहले हो जाएंगे, पहले वाला टर्म पूरा होने से पहले। पर अगर वैकेंसी हो रही है रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल की वजह से, या फिर दोस्तों डेथ की वजह से, या फिर किसी अन्य कारण से, यहां पर रूल यह है कि विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स नए इलेक्शन होना कंपलसरी है, जिससे कि वो वैकेंसी फिलअप की जा सके। ठीक है। अब दोस्तों और परिस्थिति, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि इलेक्शन करने में डिले हो जाए किसी भी वजह से, ऐसा हो सकता है, भले हमने ये बोला कि टर्म पूरा होने से पहले इलेक्शन करा लो जिससे नया प्रेसिडेंट आ जाए, पर किसी भी कारणवश इमरजेंसी लगी थी या और कोई परिस्थिति थी जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाया, और नया प्रेसिडेंट हमारे पास नहीं है, और पुराने प्रेसिडेंट का टर्म पूरा होने वाला है, तो वहां पे नियम यह है कि जो वो पुराना वाला प्रेसिडेंट है वो तब तक अपने पद को नहीं छोड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो पुराना वाला प्रेसिडेंट है उसके टर्म के खत्म होने के बावजूद तब तक अपने पद को नहीं छोड़ेगा जब तक नया प्रेसिडेंट चुन के ना आ जाए, जब तक नया प्रेसिडेंट चुन के ना आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना, ऐसा क्वेश्चन आया है पहले, इसलिए इस बात पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं। आप ऐसा मत सोचना कि कोई प्रेसिडेंट है जिसका टर्म पूरा हो गया, नया प्रेसिडेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के पद पे बिठा देंगे और इंतजार करेंगे नए प्रेसिडेंट के आने का। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे फंसे थे इस सवाल में। वो जो पुराना वाला ही प्रेसिडेंट है अपने टर्म के खत्म होने के बावजूद अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाएगा। ये बात हो रही है टर्म वाली सिचुएशन में। डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन पे तो ये बात लागू होती ही नहीं है, वहां पे तो सिचुएशन ही अलग है। अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि डेथ हो गया, रिमूवल हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि 6 महीनों के अंदर इलेक्शन करने हैं, और उस 6 महीने के दौरान कौन कार्यभार को संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो भी नया बंदा प्रेसिडेंट बनेगा उसको 5 साल का अपना पूरा टर्म मिलेगा। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 65, वो स्पेसिफिकली इसी बात की बात करता है कि कब कब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे आर्टिकल 65 का अगर क्लॉज 1 पढ़ें तो कहता है कि जब भी वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट के पद पर, क्योंकि उसने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उसको हटा दिया गया, देखो आर्टिकल को याद रखना, आर्टिकल 65 की चर्चा कर रहा हूं अभी मैं, जो स्पेसिफिकली इस चीज की बात कर रहा है। नोट्स में लिखते चलना बेटा। ये कह रहा है कि अगर कभी भी प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में वैकेंसी आ गई, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनका रिमूवल हो गया, उनकी डेथ हो गई, या और कोई कारण हो गया, तो वहां पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुन के नहीं आता है। ये कहां पे लिखा है? आर्टिकल 65 के क्लॉज 1 में। ठीक है,
अब इसका क्लॉज 2 क्या कहता है कि जब भी जो प्रेसिडेंट है, मानो एक व्यक्ति है, प्रेसिडेंट है, अपने पद पे बैठा हुआ है, पर कुछ भी कारणवश, और ऐसे कारण जो परमानेंट नेचर के नहीं है, टेम्परेरी नेचर के हैं, जैसे कि उसको कहीं बाहर जाना है, विदेश जाना है, कोई इमरजेंसी हो गई है, या फिर वो बीमार हो जाते हैं, थोड़े से ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, या और कोई ऐसी सिचुएशन हो जो टेम्परेरी नेचर की, हमेशा के लिए नहीं जा रहे, थोड़े समय के लिए उनको जाना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालते हैं उस दौरान, जब तक वो प्रेसिडेंट साहब अवेलेबल नहीं रहते हैं। और जब प्रेसिडेंट साहब वापस आ जाते हैं, जब उनकी तबीयत वगैरह ठीक हो जाती है, तो वो अपने काम को संभाल लेते हैं। पर मानो दोस्तों कभी ऐसा हो जाए कि प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है, मानो प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया या उनकी डेथ हो गई और वाइस प्रेसिडेंट के पद पे भी उस समय पे कोई भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन संभालेगा कार्यभार को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इतना अच्छा तो पढ़ रखा है, फिर आप में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? इतने समझदार बच्चे हो आप सब लोग। गवर्नर नहीं बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन बनाता है, कौन संभालता है कार्यभार को अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब भी अवेलेबल नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं हो किसी भी कारणवश, तो बताओ, अब पता चलेगी आपकी स्मार्टनेस। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर कौन संभालेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के, वो संभालेंगे, जो सबसे बड़े जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो संभालेंगे उस काम को। ठीक है, तो ये हमने सारी सिचुएशंस पढ़ ली जहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है वो प्रेसिडेंट साहब की जिम्मेदारियां निभाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिस्कशन है वो वैकेंसी के संबंध में भी पूरा हो गया है। तो आज हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली, एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ लिया, इलेक्शन पढ़ लिया, टर्म पढ़ लिया, क्वालिफिकेशंस पढ़ ली, कंडीशंस पढ़ ली, ओथ की भी बात हो गई, इंपीचमेंट की भी बात हो गई, वाह, वैकेंसी की भी बात हो गई, वेरी गुड। अब बची है सबसे खतरनाक बात नहीं नहीं, कल नहीं, अभी नहीं, अभी है हमारे पास टाइम बेटा, कर लो कर लो, ठीक है। मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं खड़ा भी हूं और लगातार बोल भी रहा हूं, और ये मेरी 3rd क्लास है आज, ठीक है। तो आप घबराओ नहीं, कर लो, थोड़ा सा हिम्मत रखो, कर लेते हैं, ठीक है, जितना कर पाएंगे। उससे क्या होगा ना, आखिरी में हड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है, वरना क्या होगा, आखिरी में हड़बड़ी हो जाएगी। रुक जाओ रुक जाओ, मैं यार इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको, प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको, किस बात की टेंशन है? क्यों भागना है? क्या करोगे भाग के? 15 मिनट और रुक जाओ यार, छोटी छोटी सी चीजें, चलो आसान आसान सी बातें बताऊंगा आपको, ठीक है, कठिन बात नहीं बताऊंगा। हाँ, 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मैंने आपको बताया तो था, री इलेक्शन वाली बात, ठीक है। दोस्तों अब जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा प्रेसिडेंट की पावर के बारे में, ठीक है। हम पावर्स को डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट साहब के पास किस किस प्रकार की कौन कौन सी पावर्स हो सकती हैं, उनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब जब हम प्रेसिडेंट के पावर्स की बात करते हैं तो टोटल 4 कैटेगरी की पावर्स होती हैं, ठीक है। 4 कैटेगरीज की पावर, देखो बच्चे इधर उधर की बातें मत करो, ठीक है, बिल्कुल फोकस करा करो टॉपिक पे। 4 तरीके की पावर्स हैं। पहली है एग्जीक्यूटिव पावर। हमने क्या पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव हेड है, सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में वेस्ट करती है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसी बात को पढ़ना है, ठीक है। सब पहले समझ तो लो, आर्टिकल पे क्यों जंप करना है बच्चे एक काम करो, अच्छा आज आंसर लिखोगे ना जब आप लोग, तो जब आंसर को लिखना शुरू करो तो पहले एक्सप्लेन करना किसी भी टॉपिक को, वो तो करोगे, जब किसी चीज के बारे में लिख रहे हो तो पहले एक हल्का सा बैकग्राउंड दोगे, फिर ही आर्टिकल को मेंशन करने की कोशिश करना। पता नहीं, मैं आप लोगों को देख रहा हूं कि आप लोगों की कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन हो गई है आर्टिकल्स के साथ, आप चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, बस आर्टिकल का नंबर जानना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे ऐसे काम नहीं चलता है कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिएगा, कितने भी आर्टिकल्स आपको आते हों, कितने भी रटे पड़े हों, अगर आपने उस सवाल का सही से जवाब नहीं दिया ना जो सवाल में पूछा गया है, तो नंबर नहीं आने वाले नंबर नहीं आने वाले। तो चीजों को समझने को भी उतना ही महत्व दो जितना आर्टिकल के नंबर को जानने को देते हो, ठीक है। देखो, प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उनको हम टोटल 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली है एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी है लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी है फाइनेंशियल पावर, और चौथी है दोस्तों जुडिशियल पावर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चारों को हमें बारी बारी पढ़ना है और क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा।
आप जब ये आंसर लिखोगे प्रेसिडेंट के पावर्स के ऊपर जो आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। 4 तरीके की पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास: एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स और आखिरी में जुडिशियल पावर्स। ठीक है, बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर्स को। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या हमको समझना है बारी बारी से बताता हूं आप लोगों को। ये बात तो मैंने आपको बता ही दी थी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो प्रेसिडेंट में वेस्ट करती है। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा देखिए, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से मैं आपको लिखना शुरुआत करवा देता हूं। एक आर्टिकल है 77, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 77 क्या कहता है? आर्टिकल 77 कहता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, दोस्तों वो सारे ही एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम में लिए जाएंगे, इन प्रेसिडेंट्स नेम, इन प्रेसिडेंट्स नेम। तो जो भी काम होता है, इसका मतलब समझ रहे हो? कहने को तो एक लाइन है पर इसका कॉन्सिक्वेंस आप समझ रहे हो? जो भी काम भारतीय सरकार करती है, जब भी वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करती है, ईच एंड एवरी एक्शन दैट दे टेक, वो हमेशा प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट के पास एक बहुत महत्वपूर्ण पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। और ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही काम करते हैं। अब इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कही है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, ध्यान से सुनना बच्चे। हमारे भारतीय संविधान, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब टॉपिक पे जाएंगे ना, देखो अभी हम लोग इन आर्टिकल्स को पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम लोग 74 या 75 को नहीं पढ़ रहे हैं, उधर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टॉपिक आएगा तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को पढ़ रहे हैं, तो केवल उतनी बात बता रहा हूं जितना जानना जरूरी है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पावर है प्रेसिडेंट के पास, और वो ये है कि वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। प्रेसिडेंट कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को चुनने का मतलब क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि इलेक्शन हुए, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन हुए। अब लोकसभा में अलग अलग पार्टी से अलग अलग लोग चुन के जाएंगे, सही बात है। अब जो भी पार्टी के सबसे ज्यादा लोग होंगे, अगर वो मेजोरिटी के मार्क को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी सरकार बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो जो भी पार्टी मेजोरिटी लेके आएगी लोकसभा में, उस पार्टी का जो भी लीडर होगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? उसी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, जो लीडर होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, जो मेजोरिटी लेके आया है लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये सलाह देता है प्रेसिडेंट को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि उसे भी तो अपनी काउंसिल बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल के माध्यम से काम करता है। ये सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएंगी जब हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, सारी बातें आएंगी। अभी बस हल्का सा आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये राय देता है प्रेसिडेंट को कि वो चाहता है कि किस किस व्यक्ति को उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डाला जाए। तो प्राइम मिनिस्टर बताता है प्रेसिडेंट को कि ये व्यक्ति चाहिए मुझे, वो व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए। तो उसके अनुसार जो प्रेसिडेंट है वो उन सभी लोगों को प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट कर देता है मिनिस्टर के तौर पर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहां तक इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। पर दोस्तों, मिनिस्टर कोई व्यक्ति कब तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, ये पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हीं ने अपॉइंट करवाया है। देखो, काम सारा प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है, काम सारा प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है, पर करवा कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर। इसलिए बोलते हैं ना उसको रियल हेड है वो।
तो अपॉइंट कहने को प्रेसिडेंट करता है मिनिस्टर्स को, पर करवा कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर। इसी तरीके से जो मिनिस्टर्स काम करते हैं वो असलियत में तो प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पे करते हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहता है तब तक उनको अपना मिनिस्टर के तौर पर रखता है। पर भारतीय संविधान के नजरिए से देखें तो सारे मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहता है कि इस मिनिस्टर को मुझे हटाना है, तो वो बोलेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कहने पे उस मिनिस्टर को हटा देगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर अपॉइंट करते हैं बाकी के मिनिस्टर्स को, और वो जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही काम करते हैं। और ये जो सारी चर्चा, ये जो मैंने आपको तीनों पॉइंट बताए, ये कहां से निकल के आते हैं? आर्टिकल 75 से। अब आप घबराने मत लगना कि सर आप एक एक लाइन बता रहे हो आर्टिकल्स की। बेटा अभी आर्टिकल पढ़ नहीं रहे हैं, अभी केवल प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना रिलेवेंट पार्ट है केवल उसकी ही रेफरेंस ले रहे हैं। आर्टिकल 74, 75 ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब हम लोग पढ़ेंगे सब आएंगे बारी बारी से। ठीक है, एक तो ये हो गई। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास अपॉइंटमेंट के संबंध में बहुत तगड़ी पावर होती है। अपॉइंटमेंट के संबंध में अच्छी खासी अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। जैसे कि नोट करते चलो, अगर नोट करना है तो सबसे पहले गवर्नर्स, राज्यों के जो गवर्नर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चेयरमैन और मेंबर्स किसके? यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चेयरमैन और मेंबर्स फाइनेंस कमीशन के कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और ये केवल कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बतेरी अलग ऐसी पोस्टें हैं जिसके संबंध में हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंटमेंट्स को करते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है हमारा प्रेसिडेंट। और जब भी अपॉइंटिंग पावर को एक्सरसाइज करता है हमारा प्रेसिडेंट, वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई? इसके अलावा वो अपॉइंट करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल का मतलब क्या है? दोस्तों, एक ऐसी काउंसिल है जिसके बारे में हमारे भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान बताया गया है। पढ़ाऊंगा मैं आपको एंड, जब हम लोग लास्ट में पहुंच जाएंगे उस समय पे पहुंचेंगे यहां पर। इंटरस्टेट काउंसिल का काम क्या होता है कि वो सारे राज्यों को और केंद्र को एक साथ लेके चलते हैं। वो ऐसी एडवाइस देते हैं, ऐसे सजेशन देते हैं जिससे राज्यों के बीच में आपस में और राज्यों का और केंद्र का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, ये काम होता है इंटरस्टेट काउंसिल का, और प्रेसिडेंट साहब इस इंटरस्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं। और सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर पता है क्या होती है प्रेसिडेंट के पास? कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, अब यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के द्वारा उनको चलाया जाता है, तो उन सभी यूनियन टेरिटरीज का वो उनको एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट साहब के ही हाथ में है पूरा शासन यूनियन टेरिटरीज का। अब ये कहने की बात है, पेपर की बात है, असल में तो केंद्रीय सरकार ही चलाती है, प्रेसिडेंट तो केवल हाथों का मोहरा है। पर अगर कानून के हिसाब से चले, भारतीय संविधान के अनुसार चले, तो प्रेसिडेंट है वो व्यक्ति जो एडमिनिस्टर करता है इन सभी यूनियन टेरिटरीज को। तो जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वगैरह अपॉइंट कर हो रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी रिपोर्टिंग, ये सब कुछ प्रेसिडेंट साहब के हाथ में होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए जब आप डिस्कस करोगे प्रेसिडेंट साहब की एग्जीक्यूटिव पावर को। ठीक है, क्लियर है? एक आइडिया लग पाया कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने होंगे जब आप डिस्कस करोगे प्रेसिडेंट साहब की एग्जीक्यूटिव पावर को? समझ में आया? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इतना ही कंफ्यूज? बेटा टाइम बचा है, बचे हुए टाइम का क्या करें? अंताक्षरी खेले? चलो मां से तुम गाना शुरू करो। हाँ, फिर मुझे बता देना टेक्स्ट पे कि कौन सा गा रहे हो, फिर मैं
बता, अगला गाना गाना शुरू कर दूंगा। पढ़ाने नहीं देते यार तुम लोग। अगर आप मुझे पढ़ाने दो ना तो मैं कितना कुछ कवर करवा दूं। क्या क्या मैं सोच के आया था। अभी बहुत बचा हुआ है बेटा। बहुत मेहनत करनी है। नहीं पढ़ाने दोगे क्या? करा दूं? इतना तो मजा आ रहा है इसमें, क्या कठिन है? सुनना ही तो है बैठ के बस। हम्म। 10 मिनट? 10 मिनट ले। ठीक है चलो, आपकी ना मेरी, केवल 10 मिनट लूंगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स को शुरू कर देता हूं, खत्म कल कर लेंगे। ठीक है चलो, इतना तो ठीक है, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको कल कर लेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है बेटा, हम अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे, थोड़ा सा हमको पुश करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, देखो इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज का प्रोसेस कोई लेना देना नहीं है कि क्या टॉपिक चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सवाल पूछ लेना है बस। चलो आप लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस करते हैं, बड़ा मजेदार है, आपको मजा आएगा। क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है आर्टिकल 85 के अंदर दी गई है, और यहां पे कंफ्यूज मत होना इन आर्टिकल्स को लेके, केवल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 85 के अंदर पावर दी गई है हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि वो हमारे सदन के जो हाउसेज हैं, मतलब जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है हमारी पार्लियामेंट के, उनको क्या कर सकते हैं? किसी भी समय पे सम्मन कर सकते हैं, उनकी जॉइंट मीटिंग्स बुला सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि किसी भी बिल के संबंध में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई ऊंच नीच हो गई, एग्री नहीं कर पा रहे दोनों सदन, तो प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि उन सदनों को वो सम्मन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति हुई कि लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ रहा है। लोकसभा को डिसॉल्व करने का मतलब क्या है? कोई भी क्लियर कट गवर्नमेंट बन ही नहीं पा रही है। मतलब जिस तरीके से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है, किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, और कोई जोड़ तोड़ की सरकार भी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, लोकसभा को डिसॉल्व ही करना पड़ता है। तो इस बात की भी पावर प्रेसिडेंट साहब के पास है, तो वो सदनों की ज्वाइंट मीटिंग्स भी बुला सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, मतलब डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं किसको? किसी भी व्यक्ति को जो लोकसभा का मेंबर है, और उसको बना सकते हैं लोकसभा का स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, अब देखो स्पीकर और चेयरमैन के संबंध में कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लोकसभा के अंदर जो सदन को चलाने वाली अथॉरिटी है उसको हम बोलते हैं स्पीकर, और उससे एक पद नीचे होता है डिप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा को चलाने वाली जो अथॉरिटी है राज्यसभा का चेयरमैन, और उसके नीचे होता है उसका वो क्या बोलते हैं, वाइस चेयरमैन। ठीक है, अब स्पीकर जो होता है लोकसभा का, और जो डिप्यूटी स्पीकर जो होता है लोकसभा का, उसको कौन चुनता है? वही सदन के लोग, मतलब लोकसभा के ही मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वो किसको स्पीकर बनाना चाहते हैं, किसको डिप्यूटी स्पीकर बनाना चाहते हैं, और उन्हीं का अपॉइंटमेंट कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब। पर राज्यसभा में जो चेयरमैन की बात है, वहां पर ऐसा नहीं है। जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा किसी भी समय पर, वो बाय डिफॉल्ट हमारे राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। पर जो वाइस चेयरमैन है राज्यसभा का, उसको राज्यसभा से ही चुना जाता है, राज्यसभा के ही लोग चुनते हैं। ठीक है, ये बात आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो जो अपॉइंटमेंट है स्पीकर की और डिप्यूटी स्पीकर की, इन सभी के संबंध में प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है। इसी तरीके से वो किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का मेंबर है उसको चुन सकते हैं, और उसको, सॉरी मैं वाइस चेयरमैन बोल रहा था, मेरे शब्द याद नहीं आ रहा था, डिप्यूटी चेयरमैन के तौर पर चुन सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर होती है कि वो राज्यसभा के लिए 12 लोगों को, 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, जो 12 मेंबर्स एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं लिटरेचर में। नोट करते चलना बेटा,
लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और सोशल सर्विस में। ये सारी बात कहां पे लिखी हुई है? आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करेंगे, जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, या तो लिटरेचर में, या फिर साइंस में, या फिर आर्ट में, या फिर सोशल सर्विस में। लिखने की जरूरत है कि कर लिया? लिखूं कि लिख लिया नोट्स में? बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया क्या है? पहले कोई भी बिल किसी सदन में जाएगा, उस सदन से उसको पारित किया जाएगा, फिर वो बिल दूसरे सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन से उसको पारित किया जाएगा, और आखिरी में वो बिल पहुंचेगा कहां पर? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट साहब जब अपनी एसेंट दे देंगे इस बिल को, तब वो बिल कानून बनेगा। ये सिंपल सी प्रक्रिया है कानून बनाने की। अब वहां पर प्रेसिडेंट का रोल क्या है ये सुनिए। मान लीजिए कि कोई भी बिल लोकसभा से और राज्यसभा से पारित होने के बाद प्रेसिडेंट साहब पर पहुंचा है, तो अब प्रेसिडेंट साहब उस बिल के संबंध में क्या कर सकते हैं? और मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 111, हम चर्चा जो कर रहे हैं आर्टिकल 111 की कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो कोई भी बिल पारित होके पहुंचा है प्रेसिडेंट साहब के पास, अब प्रेसिडेंट साहब उस बिल के संबंध में क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन तो प्रेसिडेंट साहब के पास ये है कि वो उस बिल को हामी भर दे कि ठीक है, उन्हें लग रहा है कि जो बिल बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, इसके साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी पावर है प्रेसिडेंट साहब के पास कि वो उस बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। विदहोल्ड करने का मतलब क्या है कि वो उसको अपने पास रख लेंगे, ना ही उसको अफर्मेशन देंगे, ना ही उसको वापस भेजेंगे, ना ही हाँ बोलेंगे ना ही ना बोलेंगे, उसको रख के बैठ जाएंगे। और तीसरी पावर है कि वो उस बिल को जो पारित होके आया है लोकसभा से और राज्यसभा से, उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने का मतलब है वापस कर देंगे रिकंसिडरेशन के लिए, और बोलेंगे रिकंसिडरेशन के लिए मतलब वो लोकसभा और राज्यसभा को दोबारा मौका देंगे कि वो सोच विचार दोबारा से करे इस बिल के संबंध में। पर दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है प्रेसिडेंट साहब की पावर पर, और वो लिमिटेशन ये है कि अगर दोबारा उस बिल को पारित करके लोकसभा और राज्यसभा ने भेज दिया वापस से प्रेसिडेंट साहब के पास, भले ही उस बिल के अंदर कोई बदलाव किया हो या ना किया हो, जब वो दूसरी बार घूम फिर के वो प्रेसिडेंट साहब के पास आएगा, तब प्रेसिडेंट साहब को हां बोलनी ही होगी। अब वो उसके संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार किसी बिल को वो रिटर्न कर सकते हैं, और रिटर्न करते वक्त जो भी उनको परेशानी लग रही है वो भी बता सकते हैं। पर यहां पर पावर लोकसभा और राज्यसभा के ही पास है कि वो उन चेंजेस को करना चाहते हैं या नहीं। अगर लोकसभा और राज्यसभा उस बिल को दोबारा भेजते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास दोबारा पारित करके, चाहे उन्होंने वो चेंजेस किए हों चाहे ना किए हों, या अब प्रेसिडेंट साहब को एसेंट देनी ही होगी। ठीक है, समझ में आ गई? तो बिल को एसेंट दे दे पहली बार में, सबसे बढ़िया तरीका है। अपने किसी बिल को विदहोल्ड कर लें, अपने पास रख के बैठ जाएं, या फिर किसी बिल को रिटर्न कर दें। पर एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एक बिल होता है जिसको हम बोलते हैं मनी बिल। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है मनी बिल। कोई भी मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट चाहकर भी दोस्तों किसी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोई भी मनी बिल किसी भी सदन में पेश तभी हो पाता है जब प्रेसिडेंट हां बोले। तो ये मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जो पेश ही प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ होता है, तो फिर उनके मना करने का तो सवाल उठता ही नहीं। तो किसी भी मनी बिल के संबंध में प्रेसिडेंट साहब के पास ना बोलने की पावर नहीं है, बाकी सभी बिल में वो रिटर्न कर सकते हैं कम से कम एक बार। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया पूरा समय पढ़ाने के लिए। अब कल हम इस लेजिस्लेटिव पावर्स के पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है।
कब कब प्रेसिडेंट किस परिस्थिति में ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 123 की चर्चा कल हम लोग डिटेल में करेंगे अच्छे से, और फिर हम लोग प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे हमारे प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स को। और इसी के साथ हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक पर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बच्चे। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी कल शाम को 4 बजे, और अपने सेशन को, अपने डिस्कशन को इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन और परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं यहाँ पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।